साडे नाल साडे एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, कैसे देखा जाए ये पूरा सिनेरियो 2027 के चुनाव को लेकर? अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने वही पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिया और राघव चड्ढा जरिए 27 जीतने की तैयारी कर रही है बीजेपी। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सारे सियासी दल अपना अपना काम कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अमुक प्रदेश में और देश में उसकी सत्ता बने। भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, तो बाकियों के पेट में मिर्चा क्यों हो रहा है ना। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। हमारे यहां कहते हैं कि जब आपन सिक्का खोटा तो दूसरों का क्या दोष दें। जब आपका ही सिक्का खोटा है तो फिर आप दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो कि वो देखो सिक्का नहीं ले रहा आपका। अरे राघव चड्ढा जब खोटा है तभी तो दूसरे के पाले में चला गया ना। स्वाति मालीवाल जिसको आपने राज्यसभा सांसद बनाया वो खोटी निकली, तभी तो दूसरों के पास चली गई ना, आपका दामन छोड़कर। आप मतलब आम आदमी पार्टी। हरभजन सिंह को आपने राज्यसभा सांसद बनाया, क्या हुआ? वो एक बयान तक नहीं देता है आपके पक्ष में। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया गया, राज्यसभा पहुंचाया गया जो डिजर्व नहीं करते थे। पहली बात तो ये गलती हुई है, पार्टी आला कमान से ये गलती हुई है। मैं स्पष्ट मानता हूं आम आदमी पार्टी के आला कमान से, अरविंद केजरीवाल जी से और बाकी लोगों से। दूसरी बात ये कि अब कहने को अब आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी एक वो कहानी सुनाते हैं सांप और साधु वाली, कि जी सांप का काम तो काटना होता है और साधु दूध पिलाता है। सांप अपना धर्म निभा रहा है, साधु अपना धर्म निभा रहा है। सवाल बड़ा ये है कि सारे सांप आपके पास ही क्यों आते हैं, ये समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आप ऐसे आस्तीन के सांपों को से खुद को दूर रखें। अगर आपको पंजाब में सत्ता को रिटेन करना है, और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब सबसे कम समय में यानी 10.25 साढ़े 10 साल में कोई पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ले। जितनी जगहों पे उसकी जो है 2 जगहों पे सरकारें बन जाए, दिल्ली और पंजाब में, बाकी गोवा में, मध्य प्रदेश में और बाकी जगहों पे वो अलग अलग चुनावों में सीटें जीत जाए, तो ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आज से 2 वर्ष पहले की बात है। आप यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल जी के पास हम 4-5 पत्रकार लोग बैठे हुए थे। तब भी दिल्ली में चर्चा हो रही थी। हम पत्रकारों का काम ही है नेताओं के पास जाना। हम अमित शाह के पास भी जाते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाते हैं, जेपी नड्डा राजनाथ सिंह के पास भी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी और पुष्कर सिंह धामी के पास भी जाते हैं, नायब सिंह सैनी के पास भी जाते हैं। तो जब हम अरविंद केजरीवाल के पास बैठे थे तो हमने उनसे ये मैंने कहा, उनसे आई कोर्ट, मैंने उनसे कहा कि साहब एक खबर आ रही है कि राघव चड्ढा जो है वो थाली का बैगन बन सकता है, राघव चड्ढा बिन पेंदे का लोटा बन सकता है, राघव चड्ढा जो है वो आस्तीन का सांप बन सकता है, राघव चड्ढा जो है वो यहां से वहां जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि आपकी खबर बेसिर पैर की है और राघव चड्ढा मेरा परिवार है, राघव चड्ढा मेरे बच्चे जैसा है, मेरा छोटा भाई है, और राघव चड्ढा की लॉयल्टी पे अगर आप लोग शक कर रहे हैं तो आप लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं, ऐसी खबरें आई हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें भारतीय जनता पार्टी वाले प्लांट कर रहे हैं जी, जानबूझ के, ताकि हमारे जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी लॉयल्टी को संदेह के दायरे में लाया जा सके और लोगों को तोड़ा जा सके जी। ये 2 वर्ष पहले की मेरी बात है केजरीवाल जी के घर में बैठ के जी, और देखिए वही हो गया जी। उसके बाद मैं राघव चड्ढा से मिला। मैंने राघव चड्ढा से कहा दिल्ली वाले पंजाब भवन में जो मंडी हाउस में है, मैंने वहां राघव से कहा कि मैंने कहा राघव आपके बारे में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या आप जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, या अपनी पार्टी छोड़ रहे हो, या कोई नाराजगी है क्या जी। तो राघव चड्ढा ने भी यही बात कही कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी मेरे पिता समान है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई है, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, ये दिया वो दिया, और मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले आशीष और रवनीत हमको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति में जो दिखता है सामने वैसा होता कतई नहीं है जी। गणित में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन राजनीति में या तो 3 होते हैं या तो 5 होते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं। 2 और 2 4 कभी नहीं होते जी। तो जैसा अभी दिख रहा है वैसा ही हो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कम उम्र में तमाम बड़े नेताओं की नाराजगी को झेलते हुए जितना आगे पहुंचाया, राघव चड्ढा ने उसका सिला ठीक नहीं दिया। जो पिछला वीडियो राघव ने जारी किया उसमें लिखा, चूंकि मैं बोला कि मैं घातक हूं, मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। भैया तुम घायल किस बात में हो, तुम घायल किस बात में हो, तुमको क्या क्या नहीं दिया। तुमको आम आदमी पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता बनाया, लोकसभा उम्मीदवार बनाया चूंकि तुम हार गए, विधायक बनाया, दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया,
पीएससी चेयरमैन बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया, पीएससी का सदस्य बनाया, जो तुम अभी भी हो। और अगर राघव भाई तुम इतने ही घायल हो और घातक होने का स्वांग रच रहे हो, दल बदलू बन गए हो, तो सांसदी छोड़ दो ना जी। सांसदी छोड़ के अपना घातकपन दिखाओ। तो नहीं, वो नहीं दिखाएंगे। वो कहते हैं ना, मन मन भावे मूड़ी हिलावे। मन में तो है हां, इंकार में ना। तो ये जो राघव चड्ढा का जो तमाशा है, मेरा मानना है कि ये केवल सत्ता लोलुपता है, ये अवसरवादिता है। और राघव चड्ढा सीए हैं जी। वो जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, यील्ड कैसे करना है, राउंड ऑफ कैसे करना है। राघव चड्ढा अच्छे समझते हैं जी। तो राघव चड्ढा जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो बलतेज पन्नू ने आज आरोप लगाए जी। कि 7 सांसद ले आओ, केंद्रीय मंत्री बना देंगे। रवनीत बिट्टू कितने सांसद लेकर गया? बीजेपी ने उसको भी केंद्रीय मंत्री बनाया ना जी। तो मेरा मानना है कि बीजेपी ने जिसको बनाना है बना देना है, और जिसको नीचे गिराना गिरा देना जी। है। और यह भी सत्य है कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियां तोड़कर, गद्दारी करके, छोड़कर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठिकाने लगा दिया। केवल हेमंत बिश्व शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस से पहुंचे और मुख्यमंत्री बने हुए, चूंकि असम में उनका कोई विकल्प नहीं है। तो राघव चड्ढा अगर ये कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि राघव चड्ढा ये भूल कर रहे हैं। 9 अप्रैल 28 तक का राघव चड्ढा का कार्यकाल है। और आशीष, रवनीत, मेरा मानना है कि राघव चड्ढा को केवल एक आई वॉश के तौर पर, अब ये हो सकता है कि राघव चड्ढा की कोई कमी हो जी। कोई यहां वहां गड़बड़ झाला किया हो, जो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गया हो, फाइल खुली हो और सौदेबाजी की गई हो। जी। ये ठीक वही सौदेबाजी जो मायावती से की गई थी। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सौदेबाजी मायावती से की कि दीदी तुम दलित की बेटी थी, दौलत की बेटी हो गई, अब अपने महल की चारदीवारी में आजाद रहो, उससे बाहर नहीं आना है। हो सकता है ऐसी कोई डील, ऐसा कोई दबाव राघव चड्ढा के ऊपर हो, वरना राघव चड्ढा को ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो अपनी पार्टी से गद्दारी करें। हां, ये हो सकता है कि राघव चड्ढा को अब उन्होंने कुछ लालच दिया हो, कुछ दबाव बनाया हो। और एक बात और आशीष, जी। राघव चड्ढा नई पार्टी क्यों बना रहे हैं? सोचिए ये बात। राघव चड्ढा नई पार्टी इसलिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जिन लोगों के टिकट पंजाब विधानसभा चुनावों में नॉन परफॉर्मिंग एमएलएज के जो टिकट काटे जाएं, जी। तो वैसे लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। जो बागी हो जाएं अलग अलग कारणों से, उनको आप शामिल कर लीजिए। और बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाने का प्रयास करिए। अब ऐसा क्यों? आप ये कह सकते हैं कि भाई राघव चड्ढा को सीधे तौर पे भी जो है वो बीजेपी में लिया जा सकता है। हां, लिया जा सकता है, लेकिन तब उनकी सांसदी चली जाएगी। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दल बदल कानून के तहत अगर राघव चड्ढा अपनी मूल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी जी। ये तब नहीं जाएगी जब मूल पार्टी उनको निकाल दे, निष्कासन पे नहीं जाएगी। अगर वो स्वेच्छा से जाएंगे तो चली जाएगी। इसलिए राघव चड्ढा ये वो सारे काम कर रहे हैं कि उनका निष्कासन हो जाए, लेकिन वैसा चूंकि होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए अब वो अपनी लोकतांत्रिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वांग रचते हुए एक नई पार्टी बना सकते हैं, सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड द गवर्नमेंट इन सेंटर, मोदी गवर्नमेंट। जी। सिर्फ इतना ही मुझे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सर, अगर बात करें, क्योंकि सांसद में भी जिस तरह से राघव चड्ढा पंजाब के रिलेटेड मुद्दे नहीं उठा रहे थे, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का था, चाहे वो पानी का मुद्दा था, और अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे, तो क्या ये माना जा सकता है कि काफी लंबे समय से वो बीजेपी के हो सकता है अंदर खाते संपर्क में हो सकता ही क्या है ही जी। 2 साल पहले जब ये बात मैंने केजरीवाल जी से कही और ये बात राघव जी से कही, तब दोनों के बयान तो एक ही जैसे थे, लेकिन हालात अलग अलग थे। क्योंकि उसी वक्त मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की थी जी। सोशल मीडिया पे फोटो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पे हम लोग उनसे मिलने गए थे। उसके बाद राजनाथ जी से जेपी नड्डा जब पार्टी अध्यक्ष थे और अमित शाह जी जो गृह मंत्री थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुलाकात हुई थी। क्योंकि हर 3, 4, 6 महीने में वो पत्रकारों से मिलते हैं सामूहिक तौर पर, राउंड टेबल्स होती हैं और वहां बैठते हैं और पत्रकार आराम से खुल के अपनी बात करते हैं और वो बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। उन बातों को हम लोग टेलीविजन पे दिखाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम जो अमित शाह जी, राजनाथ जी, जेपी नड्डा जी, अनिल बलूनी, संजय महूख और बाकी जो लोग होते हैं, उनसे बात करके हम उनका एसेंस समझ लेते हैं कि यार आगे क्या हो रहा है। बिटवीन द लाइन्स हम पत्रकार लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो जब जब राघव चड्ढा की बात होती थी तब पार्टी वाले बहुत सटल हो जाते थे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। उनके मुंह से वैसी आग नहीं बरसती थी जैसी आग केजरीवाल जी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, थोड़ा बहुत भगवंत मान, थोड़ा बहुत, और बाकी लोगों के लिए बरसती थी, मुंह से निकलती थी। तो कहीं ना कहीं समझा गया कि यार ये राघव चड्ढा ठीक है, एक सुंदर सा, स्मार्ट सा, पढ़ा लिखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक व्यक्ति है जिसको लोग पसंद करते हैं, उसकी पर्सनालिटी आकर्षक है, लोग उसको पसंद करते हैं। लोग उसको इतना पैना और तीखा नहीं मानते थे, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, वैसा नहीं मानते थे। लेकिन यस, राघव चड्ढा ने अंदर खाने बहुत नुकसान पहुंचाया है आम आदमी पार्टी को। और अब मेरे आम आदमी पार्टी के सोर्सेज ये कहते हैं कि जितनी गिरफ्तारियां हुई उन सब के पीछे कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का हाथ जरूर था। बिल्कुल, राघव चड्ढा वो जयचंद बन गए जो सत्ता को पलटने की तैयारी में हैं, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में हैं। और राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजे जाने से नाराज होकर कम से कम 5 आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जिसमें कुमार विश्वास भी हैं, जिसमें आशुतोष भी हैं, जिसमें आशीष खेतान भी हैं, जिसमें 2-4 लोग और हैं। ये मैं जानता हूं, वो कहें ना कहें, भले मेरी बातें खंडन कर दें। तो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने इतना ऊंचा पहुंचाया, और वो कहते हैं ना आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पे खड़ा है। तो केजरीवाल के कांधे पे खड़ा होके जो राघव चड्ढा इतना ऊंचा जिनका कद दिखने लग गया, अब वो अगर खुद अपनी ही पार्टी को तोड़ने को तैयार हो गए हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा रवनीत कि जिस राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम कर कमल के आसपास वाले कीचड़ को साफ करने की कसम खाई, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए गड्ढे में फंसकर उसी कीचड़ में कूद पड़े। अब उनको पॉलिटिकली कितना कुछ मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन राघव चड्ढा शायद जितना उन्होंने बनाया उतना बचा पाए तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल सर, देखा जाए कहीं ना कहीं ये पंजाब की जनता के साथ भी, पंजाब के अवाम के साथ भी धोखा है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मान सम्मान दिया। आम आदमी पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया कि राज्यसभा सांसद तक राघव चड्ढा को बनाया, और राज्यसभा में वो पंजाब के मुद्दे उठाने की जगह कहीं ना कहीं अपनी केंद्रीय मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और जो ऑफर है, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, देखिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, अगर आप दोबारा दोहरा पाए प्लीज। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये पंजाब की जनता के साथ भी धोखा है ना, कि राज्यसभा में पंजाब के मुद्दे उठाने की जगह वो अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं, और वो कुर्सी के प्रेम में अपनी ही पार्टी को भूल गए, और मुद्दे उठाने की जगह कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने की जगह उन मुद्दों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब केंद्रीय मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, सपना देखना बुरा नहीं है, सपने देखने में टैक्स कहां लगता है, महत्वाकांक्षा सब में होनी चाहिए, आप और हम में भी होनी चाहिए। अभी आप आउटपुट एडिटर हैं, कल आप एडिटर इन चीफ बनने का भी ख्वाब देखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। रवनीत आप एंकर हैं, कल आप भी एडिटर संपादक बनने का ख्वाब देखिए, महत्वाकांक्षा आपको होनी चाहिए इस बात में, और आप उसके लिए काम करें और उस अपनी योग्यता को बढ़ाकर उस पद तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आजू बाजू वालों को आप गिराकर, पॉलिटिक्स करके, एक दूसरे को निपटाकर, पूरा माहौल को टॉक्सिक बनाकर फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, दिक्कत वहां होती है। जब आप अनइथिकल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होती है। राघव चड्ढा के जो मीन्स हैं वो अनइथिकल हैं। राघव चड्ढा को अगर जाना है, स्वाति मालीवाल को अगर जाना है, या किसी और नेता को किसी पार्टी से जाना है, तो मेरा बहुत साफ कहना है कि आप सामने आइए, शो योर करेज। हाँ, आप सामने अपनी बात कहिए कि जी मैं ये करना चाहता हूं, इसके लिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, है ना। आप घर में रहोगे भी, आप घर को खोदोगे भी, जहर भी पैदा करोगे, तो वो सही नहीं। और हां, राघव चड्ढा पंजाब के कोटे से राज्यसभा पहुंचे हैं, उनकी प्राइमरीली जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के हित के मुद्दे उठाने की है। लेकिन राघव चड्ढा तो चाटुकारिता में लगे रहे, वो समोसे, भाजी, पिज्जा, डिलीवरी बॉय, इसमें लगे रहे। वो भी जरूरी है, चाय सस्ती करा दी 150 की जगह पे 10 की चाय करा दी एयरपोर्ट पे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में दुकान बनी एकदम कोने में, है ना। राघव चड्ढा खुद जाके वहां चाय नहीं पीता होगा। तो ये बेसिकली ये कहानी सुनाने का जो शौक है ना, वो राघव चड्ढा को शुरू से रहा है, अच्छी कहानी सुनाता है। लेकिन सवाल मेरा बड़ा यह है कि आपने पंजाब के लोगों के लिए क्या किया। जी बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, एक पत्रकार के तौर पर बात कर रहा हूं। राघव चड्ढा जहां चाहे वहां जाएं, जहां मनाए वहां जाएं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अपने इस कार्यकाल में किया क्या।
और 9 अप्रैल 28 तक अभी आप सांसद बने रहोगे। अगर आप इतने ही बड़े तोप की नाल हो तो भाई आप छोड़ दो ना सांसद, इस्तीफा दे दो ना और खुल के पॉलिटिक्स करो। तो वो जो सीट है वो किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो आपकी हरकतों से प्रेरणा लेके पंजाब के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, तो पंजाब का फायदा होगा। तो मेरा ये कहना है कि यस, जो आपका मूल सवाल था कि राघव चड्ढा ने पंजाब के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल खुद के साथ अच्छा किया, खुद का करियर आगे बढ़ा लिया, अब केंद्रीय मंत्री बनने के जुगाड़ में लग गया है, बन भी सकता है, कोई इसमें बुराई नहीं है, भाई है हमारा। लेकिन मूल सवाल यह है कि पंजाब के लोगों को क्या मिला, तो मिला झुंझुना जो बजा रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके की पॉलिटिक्स की जाती है, आम आदमी पार्टी का भी ये एलिगेशन है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग की गई, साजिश की गई और राघव चड्ढा को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया ये सब करने के लिए। हाँ, मैंने आपसे कहा कि राघव चड्ढा चार्टेड अकाउंटेंट हैं और राघव चड्ढा को सारी चीजें पता हैं, पार्टी के भीतर का जो आर्थिक लेन देन है वो पता है, उनको पार्टी के भीतर की जो रणनीति है वो मालूम है, पार्टी में किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या किसकी वीकनेस है वो उसको पता है। तो मेरा ऐसा आकलन है, मेरा अंदाजा, जितनी मैं राघव चड्ढा की शख्सियत को जानता हूं, राघव चड्ढा बहुत स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं है जी। राघव चड्ढा को लगता है कि आज ये है तो कल वो हो जाए। मेरे पास तो खबर यहां तक आई कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती तो राघव चड्ढा ने सारे घोड़े खोल लिए कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। यस, राघव चड्ढा ने तो पार्टी आलाकमान के ऊपर दबाव यहां तक बनाया कि मैं पंजाबी हूं भाई, अच्छा खासा दिखता हूं, पंजाब का हूं, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन राघव चड्ढा की जन स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन राघव चड्ढा के दबाव के चलते और पार्टी आलाकमान में उनका विश्वास के चलते उनको देखो वहां कितना बड़ा पद दिया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी का सलाहकार बना दिया गया। एमपी साहब लोग कहते थे राघव चड्ढा को। कम से कम 2 से 3 आईएएस अधिकारियों से मेरी खुद बातचीत हुई। उस बातचीत में उन्होंने कहा कि जी एमपी साहब तय करते हैं, मुझे एमपी साहब से पूछना पड़ेगा। अरे तुम आईएएस हो भाई, तुम अपने मुख्यमंत्री से पूछो, अपने चीफ सेक्रेटरी से पूछो। नहीं, लेकिन मैं एमपी साहब से पूछूंगा। तो राघव को इतना बड़ा ओहदा दिया गया, 200-250 लोगों का काफिला हो भाई, सुरक्षा में होता था। राघव चड्ढा को किससे खतरा है? राघव चड्ढा ने देश के लिए क्या काम ऐसा कर दिया कि उसको खतरा हो गया? फौज फाटा लेके, सायरन वाली गाड़ी लेके पो 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 करते तुम 20-50 गाड़ियों काफिले लेके यहां से वहां घूम रहे हो, तुम्हारी हैसियत है? नहीं है। तुमको ये सब दिया गया है और जिसने दिया तुम उसको डसने निकल पड़े। तो मेरा मानना है कि आज की राजनीति का चरित्र यही है, रवनीत और आशीष और राघव जो कर रहे हैं, चड्ढा का गड्ढा जो दूसरों के लिए खोदा, हो सकता है बहुत जल्दी राघव चड्ढा उसी गड्ढे में नजर आए। बिल्कुल। हालांकि सर देखा जाए, जैसे कि आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, यानी कि बीजेपी के खेमे में कोई भी नेता जाता है तो वो अपने दाग धुलवा लेता है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि 2022 के इलेक्शन के बाद आधी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गई और उन पे जो आरोप लगे थे उस पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि केंद्रीय एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो अब ईडी रेड्स हो रही है वो भी पॉलिटिक्स के कारण ही हो रही है और बीजेपी पूरे तौर पर 2027 जीतने के लिए सारे साम दंड भेद अपना रही है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है तो उसमें गलत भी नहीं है। मेरा मानना है कि देखिए, परंपराएं और जो रवायतें हैं ना, वो उनके लिए होती हैं जो उनका मान करते हैं जी। जो परंपराएं, मान्यताएं, रवायतें और लोक लिहाज, लोक लज्जा का मान ही नहीं रखते, उनसे आप लोक लाज की अनुपालना करने की उम्मीद कैसे करते हैं? अगर लोक लाज की अनुपालना करने की उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करते होते तो जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं ना होता है ना। मैं कम से कम आपको 20 लोगों के नाम अभी यहीं गिना सकता हूं जो अपनी स्मृति के आधार पे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लालच और प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज से 5 साल पहले मैंने कहा था कि बीजेपी के पास एक भगवा वॉशिंग पाउडर है और एक भगवा वॉशिंग मशीन है, उसमें दागी से दागी व्यक्तियों को डाल देते हैं, 4 बार गर्र 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 करके निकालते हैं, एकदम टनाटन आदमी निकलता है कमल का फूल और भगवा पटका लेकर, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन जाता है या कुछ बन जाता है। कितने सारे लोग हैं। आप कहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि आप देश को कांग्रेस मुक्त करने निकले हो, अब वो तो बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो गई। क्या ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार कांग्रेसी भरे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि देखो भैया, जहां जहां अपना काम हो रहा है, जहां अपना उल्लू सीधा हो रहा है वो करना है। और राजधर्म की बात तो वो लोग कतई ना करें जिनको देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पब्लिक के सामने राजधर्म की याद दिलाई थी। तो उनका राजधर्म
अब हम क्या बताएं आपको यहाँ पर आशीष, रवनीत, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरा मूल सवाल यह है कि पंजाब में अब चुनावी दस्तक शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल लिए हैं। जो अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, इसने इस बात का बिगुल बजा दिया है कि जी अब पूरे पंजाब में तनाव है, क्योंकि नजदीक चुनाव है जी, ठीक है ना, तो तनाव भी रहेगा, चुनाव आने वाला है और इस तरह की चीजें होती रहेंगी। अब कौन कितने पाला बदलेंगे, वहां के यहां आएंगे, यहां के वहां जाएंगे, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, राघव चड्ढा ने पूरा मन बना लिया है, अब नई पार्टी बनाएंगे तो डेंट किसको पहुंचाएंगे? बीजेपी या कांग्रेस को तो नहीं पहुंचाएंगे ना, अपनी पार्टी को पहुंचाएंगे ना, आम आदमी पार्टी को पहुंचाएंगे ना। इसीलिए आम आदमी पार्टी थोड़ी नाराज है और आम आदमी पार्टी की जो नाराजगी है वो जायज भी है। बिल्कुल सर, इसमें कहना भी गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने सब कुछ राघव चड्ढा को दिया और उन्हीं की पीठ में शुरा घोंप दिया राघव चड्ढा ने। अगर हम ईडी की बात करें तो जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होती है, ना सिर्फ पंजाब में, तो बीजेपी की तरफ से अक्सर ईडी की रेड्स करवाई जाती हैं और बीजेपी पे ऊपर इल्जाम भी ये लगते हैं। जैसे आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि ईडी का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि हमारे जो लीडर हैं उनको डराया धमकाया जा सके, चाहे वो सांसद हैं चाहे फिर वो एमएलएज हैं। जैसे कि पहले एक एमएलए ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो हरियाणा के सीएम हैं उनकी तरफ से ऑफर भी एक बड़ा दिया गया था। देखिए, इस तरह की खरीद फरोख्त चलती रहती है ना। इसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था, आजकल परंपरा कहा जाता है, तो ये चलता रहता है ना। और दाग अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जी दाग अच्छे हैं, अगर उनके पास है तो सब बढ़िया है, दूसरे के पास है तो ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। और ये कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी करती है जी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी ऐसे ही होता था। उसके बाद जब उनकी हत्या हो गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब भी ईडी आजाद नहीं हुई। तब से लेके आज तक लगातार इंद्र कुमार गुजराल हो, एच टी देवेगौड़ा हो, या जितने भी लोग बीच में हो, सबके रहते हमेशा सीबीआई का इस्तेमाल दुरुपयोग हुआ है। ईडी को पहले डीआरआई कहते थे, उसका भी खूब दुरुपयोग हुआ है। तो ये कहने की बात नहीं, मेरा मानना है कि जिसके पास पावर होती है उस पावर का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ऐसे होते थे, पहले की सरकार ऐसी होती थी जो दबा छुपा के चीजें का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आजकल जो है वो हमाम में सब नंगे हैं, सियासी हमाम में सब नंगे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है, आश्चर्य की बात यह है रवनीत, कि अब लोग पूरी बेशर्मी से दांत चियारते हुए, हंसते हुए उसको सही साबित करते हैं। तो लोक लाज, मान मर्यादा, लोकतांत्रिक प्रणालियों का जो मान है वो जरूर कमतर हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नकारा नहीं जा सकता जी। बिल्कुल। हालांकि सर देखा जाए जैसे कि ईडी की रेड्स तो जारी है, पर आने वाला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रह सकता है, क्योंकि आने वाली बात करनी बेहद जरूरी है कि 27 में चुनाव भी है और राघव चड्ढा के जो एक पाला बदला है, कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, बट पॉलिटिक्स में क्या क्या मैसेज दे रहा है ये? बस पॉलिटिक्स में मैसेज यही है कि भाई अपना घर तोड़ो, आस्तीन के सांप बन जाओ। बिकाऊ, गद्दार, दलाल, आस्तीन का सांप, थाली का बैगन, जैसे जो शब्द हैं वो अपने ऊपर सुशोभित कर लो, थोड़ा बहुत कद बड़ा कर लो और भारतीय जनता पार्टी को सूचना भिजवा दो कि जी मैं भी मंडी में आ गया हूं, बिकने को तैयार हूं। बस और क्या है, मतलब वो एक ऐसा खरीदार है जो पंजाब के चुनाव के पहले हर उस व्यक्ति को खरीदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब में उसको सत्ता में ला सके जी। लेकिन पंजाब के लोग समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है। पंजाब के लोग देख रहे हैं, पंजाब के लोग क्या करने वाले हैं वो पंजाब के लोग खुद जाने। लेकिन हाँ, राजनीति तौर पे ये एक अच्छा संदेश नहीं देता। आपको जो करना है करें, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप इस पार्टी में रहें, उस पार्टी में रहें। आज मैं पत्रकार हूं, कल मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं। हाँ, आप भी कहीं जा सकते हैं। लोकतांत्रिक तौर पे चुनाव लड़ना और मतदान करना ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, उसको छीना नहीं जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में पंजाब की जो जनता है वो ये सब देख रही है। पंजाब के लोग जो मुकाबला है वो उस मुकाबले में देख रहे हैं कि भाई किसको वोट देना है। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत कमतर मानते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे तोड़फोड़ मचाएगी, लोगों को तोड़ेगी, तो हो सकता है कि थोड़ा उसका जो है आधार बढ़े। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ जाएगी, हाल फिलहाल जैसे दावा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो दूर की कौड़ी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम भी कुछ सीखेंगे।
लेकिन अभी ऐसा होता मुझे एक पत्रकार के तौर पे नजर नहीं आ रहा है। मेरा मानना है कि जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और उसके बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा कुछ एक हायरार्की बनती है, मैं देख पा रहा हूं। आने वाले समय में जनता क्या करेगी, अभी चुनाव में बहुत समय बाकी है। पिछली बार 26 दिसंबर को आचार संहिता लगी थी, इस बार क्या होने जा रहा है, तब आचार संहिता के बाद क्या माहौल बनेगा, कौन कितना जनता को प्रभावित कर पाएगा अपने वायदों से, अपने कामों से, तो अभी ये देखना बाकी है। लेकिन हाल फिलहाल जो मेरी आकलन है मेरा, वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, नंबर 3 शिरोमणि अकाली दल, नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी। ऐसे मैं अभी चीजों को बाइफरकेट करके देखना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।